नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। एक तरफ तो पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत के लिए अच्छी खबर भी आई है। भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्यता मिल गई है। अब इस सदस्यता के मायने क्या हैं और इसका इम्पैक्ट क्या है मोदी सरकार के लिए भी और देश के लिए भी, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष मौजूद है। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है यूएन से, तो इस सदस्यता के मायने क्या है हमारे लिए? देखिए, पहले तो एक समझ लीजिए कि ये एक ऐतिहासिक जीत है इंडिया की। ऐतिहासिक क्या है? इसमें जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं, वीटो वाले, और हर साल 5 नए इलेक्ट होते हैं। और 5 हर साल इलेक्ट होते हैं, तो 5 और 5 10 हो गए। 2 साल का टेन्योर होता है। अब इंडिया अगले 2 साल तक के लिए सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर रहेगा। एक बात इसको समझ लीजिए। लेकिन ये ऐतिहासिक क्यों है? वो 8वीं बार हिंदुस्तान जो है इसका मेंबर बना है। लेकिन इस बार ऐतिहासिक मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोरोना के बाद पूरी दुनिया की जो राजनीति है वो 2 धुरी में बढ़ती चली जा रही है। वी आर गोइंग बैक टू द सेम कोल्ड वॉर एज। जिस तरह से रूस और अमेरिका की लड़ाई होती थी, उसी तरीके से चीन एक खेमा बन गया है और यूएस एक खेमा बन गया है। और ऐसे में जो 193 कंट्रीज हैं, उसमें से हिंदुस्तान को 184 वोट्स मिले हैं। ये बड़ी उपलब्धि है। ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसका नतीजा निकालें कि क्या इसका इंपैक्ट है, तो पहला इंपैक्ट इसका ये है कि जो चीन के साथ हिंदुस्तान की जो झड़प हो रही है, जिस पे पूरी दुनिया की नजर है, और इस दौरान अगर वोटिंग हो रही है, आपके साथ 184 मुल्क है, तो ये समझ लीजिए कि चीन के डिप्लोमेटिक डिपार्टमेंट में खलबली मच गई। कैसी खलबली मची होगी, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आगे आने वाले दिनों में जो अगर इस मसले के ऊपर अगर कशीदगी बढ़ती है, टेम्परेचर तापमान बढ़ता है, कुछ वॉर के जैसा, कुछ झड़प के जैसा माहौल बनता है, तो दुनिया हिंदुस्तान के साथ होगी, चीन के साथ नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा हमें जो एक कामयाबी मिली है। अब मुझे ये बताइए कि मोदी सरकार के लिए इसे किस तरह से देखा जाए, क्योंकि जब भी चाइना के साथ जिस तरह के अभी रिश्ते चल रहे हैं, पूरा विपक्ष मोदी को कटघरे में खड़ा कर देता है। तो अभी ये उपलब्धि अगर हमारे नाम हुई, इसमें कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी की कामयाबी तो है ही। इसमें बिना किसी डाउट के आप इसका जो पूरा क्रेडिट है वो तो मोदी सरकार को ही जाएगा, उसके अलावा कोई नहीं। इसकी वजह कोई ये नहीं कि हिंदुस्तान, ये चूंकि पिछले 6-7 सालों में मोदी सरकार ने जिस तरीके से हिंदुस्तान की साख पूरी दुनिया में बढ़ाई है, जिस तरीके से अलग अलग देशों के साथ बातचीत, जिस तरह से हर मसले के ऊपर जो है हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में अहमियत दी जा रही है। अभी जैसे कोई बात हो रही है कि भाई जो चीन के खिलाफ एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज का एक 10 ग्रुप बनना है, उसमें भी हिंदुस्तान है। आप देखिए G7 है, G10 है, वो जितने भी इंटरनेशनल फोरा हैं वहां हिंदुस्तान पहुंचा है। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्या है कि बड़े देशों के साथ एक्सेप्ट चाइना हमारे रिश्ते तो बेहतर हुए ही हैं। जो छोटे कंट्रीज हैं, कई वोट तो छोटे कंट्रीज भी देते हैं, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। और ये मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की सरकार ने काफी इसमें मेहनत की है और एक ग्लोबल ओपिनियन हिंदुस्तान के बारे में जो है वो उसके पक्ष में आया है। और इसका दूसरा एक और बड़ा इंपैक्ट ये भी है कि अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जाते हैं, वी कैन फॉलो दैट काइंड ऑफ एजेंडा, जिसके बारे में लगातार हम लोग कह रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल को, यूनाइटेड नेशन को इटसेल्फ उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है, इसको मोर रिप्रेजेंटेटिव बनाने की जरूरत है, इसको डेमोक्रेटाइज करने की जरूरत है। तो उस दिशा में भी हम लोग काम कर सकेंगे। और ये सब होता देख 2 देश को जो है उसके पेट में दर्द होने वाला है, वो एक चाइना है और एक पाकिस्तान है। क्योंकि चाइना बिल्कुल ही अपने वीटो के जरिए और हर चीज के जरिए अपने आप को उसने एक्सपोज कर लिया है। और कोरोना की वजह से, मेक नो मिस्टेक, कोरोना ये जो
पूरी दुनिया जिससे तबाह हुई है, ये चीन का बायोलॉजिकल वेपन है। बिल्कुल, ये बायोलॉजिकल वेपन, इसमें कोई ऐसा होता है कि कोई भी वायरस होता है, नेचुरल वायरस, वो अब तक खत्म हो जाना चाहिए अब तक खत्म हो जाना चाहिए था। उसका एक समय होता है, उसकी एक लाइफ होती है, उसका इंपैक्ट करने का एक तरीका होता है। कुछ नहीं, ये तो लैब में चीन में वुहान में बनाया हुआ, ये लोगों को मारने के लिए एक बायोलॉजिकल वेपन ने चीन ने बनाया है। और दुनिया को ये सिर्फ झड़प, जो आपने कहा कि जो पूर्वी लद्दाख के बॉर्डर पे झड़प चल रही है, पूरी दुनिया एकजुट होकर के चीन को सबक सिखाने वाली है। ये उसका एक बानगी है अभी। हाँ, इसलिए सारे लोग जो है दिल खोल करके इंडिया के साथ आ गए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारे विपक्ष में ये भी कहा जा रहा था कि भारत की सरकार क्या कर रही है, देखिए सभी पड़ोसियों के साथ रिश्ते खराब हो गए हैं, नेपाल जैसा देश भी संभल रहा है, और अब अगर यूएन में हमें 180 के आसपास देशों का साथ मिलता है तो ये बड़ी बात है, तो उनको एक जवाब मिल गया होगा। 2-3 बातें यहां समझने की है। एक, चीन से हमने नहीं कहा कि भाई आ जाओ हमारे जमीन में घुस जाओ, चीन से हमने नहीं कहा। बिल्कुल, ये तो आज खुलासा हुआ है, हमने खबरों की खबर प्रोग्राम की है इसके ऊपर कि किस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ कांग्रेस पार्टी का डील रहा है। और अब अगर तारों को अगर हम जोड़ते हैं, वी आर एबल टू कनेक्ट द डॉट्स, तो ये आपको समझ में आएगा कि ऐसी क्या बात है कि कभी भी कोई भी क्रिटिकल जंक्चर पे कोई भी स्पेशल चीज होता रहता है दुनिया में, तो कांग्रेस पार्टी के लीडर चाइनीज लीडरशिप के साथ क्यों जाकर के मिलते हैं। ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो MOU जो साइन हुआ है कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, शी जिनपिंग और राहुल गांधी के बीच, ये जो करार है वो उसका ये है। अब एक सवाल आपने कहा, इसको लेकर के भी बहुत कंफ्यूजन है कि नेपाल के साथ हमारे रिश्ते बिगड़ गए, वो नहीं संभल रहा हमसे। अब नेपाल में एक पागल प्रधानमंत्री आ गया, वहां के लोगों ने कम्युनिस्टों को अपने माथे पे बिठा लिया। ये कम्युनिस्ट पार्टी पूरी दुनिया भर की, वो चाइना की एक ब्रांच है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक ब्रांच है पूरी दुनिया में। अगर ये लोग, जिसे ये बात समझ में नहीं आती है, तो अपने दिमाग का कहीं इलाज कराए। पूरी दुनिया में जहां जहां भी कम्युनिस्ट पार्टी है वो कॉमिंटर्न का हिस्सा है। कम्युनिज्म जो है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है, वो किसी एक देश के लिए नहीं है, वो पूरा दुनिया में एक मूवमेंट चला रही है, एक आंदोलन है। चीन की आर्मी PLA क्यों कहते हैं? अब ये लिबरेशन आर्मी बना देते हैं ये लोग। लैटिन अमेरिका में भी लिबरेशन आर्मी है, ये नक्सलाइट्स अपने आप को लिबरेशन आर्मी कहते हैं, यहाँ पे उस तरह से ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं JNU के अंदर में। तो ये जो लिबरेशन आर्मी भी तो कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा है, तो ये सब कुछ उसी का हिस्सा है। और मैं आपको बता दूं एक बात और, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटेलिजेंस से जो है खबर आई है कि ये जो पूरा जो हिंदुस्तान के साथ जो नेपाल पंगे ले रहा है, हालांकि उस पोजीशन में नहीं है, नेपाल की स्थिति खराब हो जाएगी अगर हिंदुस्तान ने, वो तो नेपाल की जनता के साथ भारत की जनता का एक सद्भावना है, एक प्यार है, एक मोहब्बत है, आपसी भाईचारा है। तो वो रोटी और बेटी का जो रिश्ता जो लोग कह रहे हैं वो है वहां की आवाम के साथ। ये कम्युनिस्ट पार्टी तो इस चीज को तोड़ने के लिए बैठी हुई है। ये तो नेपाल की जनता को भी सोचना पड़ेगा ना। आप देखिए, ये कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार वहां पर नहीं, सबसे पहले इसने क्या किया, सबसे पहला काम इन लोगों ने क्या किया, भाई हिंदू राष्ट्र को हटाया। ये लोग जैसे ये लोग सत्ता में आए, इन लोगों ने दूसरा क्या काम किया, तो इन लोगों ने एक और काम किया, इन्होंने वहां पे कन्वर्जन को जो है अलाउ कर दिया। अब वहां बन रहे हिंदू, गरीबी है वहां पे, जिस तरह से हिंदुस्तान में ऑपरेट कर रहे थे पहले ऑपरेट नहीं कर पाते थे, अभी देखिए वहां पे क्रिश्चियंस बन रहे हैं सब लोग, सब लोगों का धर्म परिवर्तन हो रहा है। और वामपंथी यही चाहते ही हैं, ये दुनिया भर के वामपंथी यही चाहते हैं। ये सब क्रिश्चियन मिशनरी से पैसा खाते हैं, चाइना से पैसा खाते हैं। पालघर में क्या हुआ हमारे, हाँ, और पूरे अपनी ही संस्कृति के खिलाफ ये खड़े हो जाते हैं। पूरी दुनिया में इनका चरित्र है। अब खबर में इंटरेस्टिंग बात जो मैं कहना चाह रहा था, खबर ये आई है कि जो चाइनीज वहां पे एम्बेसी है, वहां एक बहुत ही स्पेशल लेडी है जिनका प्रधानमंत्री ओली के साथ जो है कुछ नजदीकियां हैं, और उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो जो महिला है, शी इज द माइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर ओली। अच्छा, वो जो कहती है बस उसी के इस पे नाचते हैं। और मैं ये बात बता दूं,
चाहे हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट हो, चाहे नेपाल के कम्युनिस्ट हो, चाहे वो मैक्सिको का कम्युनिस्ट हो, वो सबको चाइना के इशारे पे ही नाचना होता है। सबका बिग बॉस चाइना ही। सबका बिग बॉस चाइना। वो मैं बार बार इस बात, जब तक ये फटा समझ में नहीं आएगा तब तक आप इन गद्दारों को आप समझ नहीं पाएंगे। ये सरकार में ये नेपाल में सरकार चला रहे हैं, लेकिन नेपाल को ही तबाह करेंगे, ये नेपाल को ही बर्बाद करेंगे ये लोग, क्योंकि चाइना के इशारे पे काम कर रहे हैं। ये इनकी नीति है, ये इनका चरित्र है। हमारे देश में भी जो वामपंथी बैठे हैं वो भी तो चाइना के इशारे पे चल रहे हैं। यही काम करते हैं, यही काम करते हैं। और ये जो है आप देखिए कि वहां एम्बेसी में है चाइनीज सारा सिस्टम है, और कहा जाता है कि वही महिला जो है बहुत ज्यादा एक्टिव रोल उन्होंने, नया संविधान जो नेपाल में बना है उसमें उन्होंने रोल अदा किया, और अभी जो है वो सरकार चला रही है। सरकार चला रही है। तो चाइनीज सरकार चलाए, कम्युनिस्ट को माथे में बिठाए नेपाल। लेकिन ये एक बात और मैं आपको बहुत क्लैरिटी से बता दूं, ये नेपाल में वहाँ के पार्लियामेंट में या वहाँ के सड़कों पे कम्युनिस्ट पार्टी के कांग्रेस में कहीं पे भी ये लोग इनको जितना भी मैप निकालना है वो मैप निकाल लें। मैप निकालने से ग्राउंड की हकीकत नहीं बदलती है। हिंदुस्तान भी जो है मैप बना ले, तिब्बत को अपने में दिखा दे, तो वो तिब्बत भारत का इलाका नहीं हो जाता है। तो उसी हिसाब से ये मैप निकालते रहें, मैप का काम उनका चलता रहेगा। लेकिन ये जो काला पानी का जो काली नदी का जो हिस्सा है वो हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का था और हिंदुस्तान का रहेगा। लेकिन मैं इसमें एक बात और कह दूं कि चूंकि ये चाइनीज प्रोपेगेंडा है, चाइनीज के मुताबिक ये काम किया गया है, तो मैं काठमांडू से कुछ अखबार निकलते हैं तो मैं उसको नेट पे पढ़ रहा था। आपको मालूम है कि आनंद शर्मा ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्होंने उस पोजीशन को सही बता दिया। वो हिंदुस्तान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस नेपाल ये काला पानी के मसले पे। आधी कांग्रेस जो है वो चाइना को ठीक ठहराती है, आधी नेपाल को ठहराती है, आधी पाकिस्तान को ठहराती है। ये कहानी। अच्छा एक और आपने बड़ी याद दिला दिया आनंद शर्मा से, मुझे याद आ गया, ये जो चीन के एजेंट की तरह कांग्रेस पार्टी काम कर रही है उसमें एक नया एक मसला सामने आया है। एक संजय झा है कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन, तो उन्होंने शायद कल जो है वो उन्होंने कुछ चीन के खिलाफ ट्वीट उन्होंने किया। चीन के खिलाफ उन्होंने किया कि भाई मोदी को जो है जवाब देना चाहिए, बढ़िया है कि चीन जो है उसने धोखा दिया है, वो सच्चाई बोला। तो संजय झा को बाकायदा कल जो है डांट नहीं पड़ गई, उनको स्पोक्स पर्सन से हटा दिया गया। तो अधीर रंजन का भी तो अधीर रंजन का जैसे मैं एग्जांपल दिया था कि उसने एक ट्वीट किया था तो उसको 1 घंटे में कहा गया कि आप बंद करो, अदरवाइज तुम्हारी लोकसभा में जो नेता वो नेता जो बन रहे हो तुम्हारी नेतागिरी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ सरकार है जो चीन से लड़ने के लिए पूरी दुनिया को चीन के खिलाफ खड़ा करने में जुटी हुई है, और भारत के अंदर बहुत सारे मीर जाफर और जयचंद बैठे हुए हैं जो लगातार इस तरह के काम में जुटे हुए हैं। लेकिन बहुत से लोगों को जिस तरह से सवाल पूछती है कांग्रेस या राहुल गांधी सवाल पूछते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि उन्होंने कभी कांग्रेस का इतिहास नहीं पढ़ा कि उनके परदादा या परनाना जो है वो क्या करते रहे हैं और किस तरह से उनके राजकाज के दौरान हमारी इतनी सारा सीमावर्ती हिस्सा जो है वो चाइना ने हड़प लिया। तो इन चीजों पे ध्यान नहीं देते। देखिए इनके सवालों पे, राहुल गांधी के सवालों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। राहुल गांधी के सवालों पे इसलिए भी ध्यान नहीं देना चाहिए कि पता नहीं वो रात में क्या खाते हैं और क्या पी लेते हैं, सवेरे हैंगओवर हो जाता है। वो एकदम बिल्कुल, आज तो मैं वीडियो देखा था, बिल्कुल स्टोन्ड, ऐसा लग रहा है कि चेहरे पे कोई हाव भाव भी नहीं, एकदम बिल्कुल टोटली स्टोन्ड है, और एकदम आकर के वो शुद्ध हिंदी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अरे नॉर्मल हो जाओ। आजकल उनका हेयर स्टाइल भी बदला हुआ। हाँ, पता नहीं किसी ने समझाया होगा कि भाई पुराने हेयर स्टाइल से आपको नए हेयर कट में आपको लोग नया समझने लग जाएंगे। अरे भाई कितना भी सियार जो है रंग बदल ले उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है, एक बारिश में सब धुल जाता है। लेकिन वो बारिश आज उन्होंने कर दी। आज उन्होंने पूछ डाला जो आज का सवाल था कि हमारे सैनिकों को निहत्थे क्यों उधर भेजा गया। आज निहत्थे इसलिए भेजा गया क्योंकि जो पुरानी जो सरकारें थी, इसमें आपकी भी सरकार है, 93 में, 96 में, 2008 में, इस तरह की चीन के साथ जो बातचीत होती है तो उसमें हम लोगों ने, दोनों देशों ने ये करार कर रखा है कि बॉर्डर के ऊपर
जो चीनी और हिंदुस्तानी सेना है वो बिना आर्म्स के, बिना हथियार के ही रहेगी। और किसी के पास अगर खुदा ना खास्ते अगर हथियार है भी तो उसका बुलेट सीधे जमीन की ओर होगा, उसको आप आम तरीके से नहीं भेज सकते। आपको सवाल ये पूछना था, और सवाल क्या पूछेंगे उसको पता ही नहीं होगा। हाँ, और पता भी होगा तो पता नहीं कल का रात का इफेक्ट कुछ अलग ऐसा होगा कि जिसकी वजह से वो उनको भूल गए होंगे। क्योंकि ये बात कहना, उनको तो ये कहना चाहिए था कि हिंदुस्तान की सेना प्रोटोकॉल के मुताबिक, जो एक प्रोफेशनल आर्मी, जो आपस में दो देशों के बीच वायदे होते हैं, जो करार होता है, उस प्रोटोकॉल को निभाते हुए, और जो लेफ्टिनेंट जनरल की जो मीटिंग हुई थी उसमें जो करार हुआ था उसको लागू कराने के लिए वो बातचीत करने के लिए चाइनीज कैंप की तरफ वो गए, जहां उनको इन लोगों ने पकड़ लिया और मारपीट हुई और ये लोग लड़ते लड़ते मरे। लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने भी उसका जवाबी कार्रवाई की, हम लोगों ने भी काफी, मतलब जितना हम लोगों का नुकसान है वो डबल हमने उधर उसका नुकसान किया है। तो ये बात उनको कहनी थी। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी को से तो अब दूसरा सवाल किया जाना चाहिए। इस कांग्रेस पार्टी को इसके बारे में बताना चाहिए कि 2008 में आप राहुल गांधी ये शी जिनपिंग के साथ वो कौन सा करार आपने किया, बिल्कुल वो कौन कौन सी बातें आप जो है वो डिस्कस करते हो। ऐसी क्या बात है कि शी जिनपिंग ने, जब चीन में ओलंपिक हुआ था तो आप तो एमपी हो, सोनिया गांधी तो प्रधानमंत्री है नहीं देश की, और आपको जो है उस करार पे उस दीर्घा में, उस बैल्कोनी में बिठाया गया जहां पे बुश और बाकी बड़े लोग थे। और ये मान सम्मान आपको क्यों मिल रहा है? ऐसी क्या आप चीन के लिए करते हैं जिससे जो वो मान सम्मान आप करेंगे? कांग्रेस पार्टी ये कहकर अपनी पीठ खुद ही थपथपाती रहती है कि जब तक हमारा राज था, हमारे पाकिस्तान से भी बड़े अच्छे रिश्ते थे, नेपाल से भी बड़े अच्छे, चाइना के साथ भी हमारा शांतिपूर्ण नजरिए से काम चल रहा था। तो इसका जवाब मोदी सरकार से बार बार मांगते कि आपके जमाने में ऐसा क्या हो गया। अब मैं बताता हूं कि इनके जमाने में क्या हुआ था, जिसके लिए ये बड़ा गुमान करते हैं। आपके जमाने में ये हुआ कि नेपाल से ही शुरू करते हैं कि नेपाल में आपने वहां पे वामपंथियों को बिठा दिया। आपके साथ सरकार में थी यहां पे कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी, सीताराम येचुरी, बिल्कुल वहां नेपाल में जो वामपंथी हिंसा छोड़ करके वो जो चुनाव के जरिए जो पूरा इन लोगों ने सत्ता हथियाया है, उसको कहते हैं येचुरी डॉक्ट्रिन। वहां की किताबों में, वहां के कॉलेज में पढ़ाया जाता है ये महान येचुरी ने ये महान काम किया। तो पहला काम तो आपने यही किया कि आपने वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी को बिठा करके नेपाल को चीन के गोदी में बिठा दिया, और इसको आप कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, तो आपको मुबारकबाद। दूसरी बात, पाकिस्तान से भी आपके साथ जो है रिश्ते इसलिए अच्छे रह गए कि नोबेल पीस प्राइज लेने की मंशा थी मनमोहन सिंह की। वो पूरा का सियाचिन का इलाका जो है वो पाकिस्तान को देने के लिए रेडी हो चुके थे। पीओके पाकिस्तान को सौंपने के लिए तैयार थे। गिलगिट बल्टिस्तान का तो नाम ही नहीं जानते हैं ये लोग। गिलगिट बल्टिस्तान, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जो लोग इस चीज को देख रहे हैं, ये गिलगिट बल्टिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा है। ये तो आर्टिकल 370 के बाद से आम लोगों तक ये बात पहुंची है। बिल्कुल, ये कांग्रेस पार्टी इतने शातिर है, ये लोग इतने बड़े, इसको पता नहीं है किस तरह के लोग हैं कि अब तक इस बात को छिपा रखा था। लोगों को हिंदुस्तान को गिलगिट बल्टिस्तान कहां है पता ही नहीं था। 99% लोगों को मालूम नहीं था कि कहां पे है पाकिस्तान में। बिल्कुल, 370 हटने के बाद तो ये आपकी कामयाबी है कि आप छुपा देते हो जो हिंदुस्तान का इलाका है, और हिंदुस्तान को मालूम ही नहीं कि भाई वो इलाका हमारा है। तो आप तो, वो तो धन्य हो देश के कुछ जनरल्स का, जिन्होंने सीधे कह दिया कि ये रिवोल्ट हो जाएगा। तो अगर आप जो है ये कारगिल, सियाचिन, ये जो पूरा इलाका जो है, आप जो है अगर पाकिस्तान के हाथ में अगर सौंप देते हो, तब तो आर्मी के गुस्से का जो है वो तो इन लोगों ने ऑब्जेक्ट किया। तो मनमोहन सिंह डरपोक आदमी, ये डर गए, फिर बोले कि नहीं यार अब तो नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलेगा। और उसके बाद हुआ ये कि घोटाले निकलने शुरू हो गए। फिर तो बिल्कुल ही मिल गया। और चोरी जब इनकी पकड़ने लग गई कि ये तो ईमानदार बन रहे थे मुखौटा लगा करके, मालूम चला कि ये कोयला घोटाला, आज देखिए कोयला खदानों की जो है आज उसकी बोली लग रही है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की। जितने भी कोयला घोटाले में, मैं बहुत, मैंने ये बात समझ लीजिए, कोयला घोटाले के अंदर जितने भी
ये जो किसी चड्डी बनियान बनाने वाली कंपनी को कोयला खदान जो बांटा गया, गुटखा बनाने वाले को बांटा गया, साड़ी बनाने वाली कंपनियों को बांट दिया इन्होंने, कोयला घोटाला करके उनको कोयला खदान दे दिया जिसका कोयला से कोई लेना देना नहीं। आपने बंदरबाट की और उन सारे फाइल्स के ऊपर ये तथाकथित ये जो सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री पूरे देश में अब तक जो हुआ है वो मनमोहन सिंह के हस्ताक्षर से हुआ है। ये तो बीजेपी भी पता नहीं किस तरह की चूड़ियों को पहन रखा है कि वो निकलता ही नहीं इनके हाथ से। तो इन लोगों को तो पकड़ के जेल में डालना चाहिए। लेकिन आपने कोयला घोटाले, ये घोटाले में लोगों को क्यों सजा नहीं मिल रही है? ये बीजेपी के दिमाग में कंफ्यूजन हो गया है कि नहीं, थोड़ा सा जो है सभ्यता, थोड़ा सा जो है पॉलिटिकल कल्चर को बचा के रखना है। अगर आप करेंगे तो लोग कहेंगे कि भाई आप जो है। पहले भी तो कांग्रेस के कितने नेता हैं जो जमानत पर बाहर घूम रहे हैं, कुछ और। अरे ये तो चोर है, इनके लिए सत्ता का मतलब है चोरी, और ये सब लोग चोरी करते हैं। और आप जो है भल मनसा में जो है आप माने गुड इंटेंशन से आप इन लोगों को जो है आपने बरी करवा दिया। अदरवाइज मनमोहन सिंह के तो उसको तो इस शख्स को तो जेल जाना ही चाहिए था, क्योंकि ये जो कोयला घोटाला हुआ है इनके दस्तखत से हुआ है, टोटल इसके दस्तखत से हुआ है। क्योंकि मैं इस दावे के साथ में कह रहा हूं क्योंकि ये जो कोयला घोटाला जो है ये हम लोगों ने ही इसको एक्सपोज किया था। सीएजी की रिपोर्ट और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट तो 2 साल बाद आई थी। उस समय हम लोग चौथी दुनिया अखबार में काम कर रहे थे। तो ये उसका मतलब ये है। और इसको जो है आप कह रहे हो कि मनमोहन सिंह के समय बड़ा बढ़िया था, आप क्यों नहीं करोगे? पाकिस्तान के साथ आपके रिश्ते क्यों नहीं अच्छे होंगे? शर्म शेख में आपने क्या किया? शर्म शेख में करार गए और ये माने मौनी बाबा जो है इन्होंने करार में लिख दिया, पाकिस्तान जो डिक्लेरेशन होता है उसमें लिख दिया कि भाई बलूचिस्तान का जो है मसला। अभी तक वो कह रहा है कि ये जो पाकिस्तान जो हंगामा कर रहा है कि बलूचिस्तान में जो है हिंदुस्तान जो है वो वहां पे आतंकियों को जो है पैसा दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है। हाँ, तो वो चीज तो इसी की वजह से है। और चीन के साथ आपके रिश्ते होंगे ही अच्छे। आपने चीन को तो हिंदुस्तान के सामने, आपने तो हिंदुस्तान को गिरवी रखवा दिया उसके सामने। बिल्कुल, जिस तरह की मुलाकातें रही, जो करार साइन हुए, वो सब यही तो दिखाते हैं। वो तो छोड़ दीजिए, आपकी खातिर, आपकी वजह से ये जो आपने जो दस्तखत किए हैं आपस में, जो सीक्रेट डील्स जो आपने किए हैं, आपका मालूम है इस देश में जितने भी टेलीफोन के टावर्स हैं उसमें सिर्फ चीनी हार्डवेयर लगे हुए हैं। हर जगह चीनी हार्डवेयर लगा हुआ है। आपने खोल दिया कि भाई आओ चीनी आओ और इस देश को जो है इस पूरा जो नए टेक्नोलॉजी में आप जो है उसमें अपना आधिपत्य जमा लो। और सारे जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो सबको चाइनीज सामान पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। इन्हीं के जमाने में तो इतना सारा चीन का सामान भारत आना लगा, आयात इतना ज्यादा हुआ कि यहाँ पे जो एमएसएमई है उनका बट्ठा बैठ गया। आप सोचिए ना, उन्हीं के कांग्रेस के जमाने में तो सब कुछ सही बात है। अच्छा, आपने एक अच्छा मसला आपने उखाड़ दिया जिससे लोगों को समझ में आ जाएगा। अब हुआ यह है कि भारत की सरकार ने चाइनीज कंपनियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। एक्शन किस लिए ले रही है? जहां जहां उनका इन्वेस्टमेंट है, जहां जहां उनको वहां से भगाया जा सकता है, उनको भगाने की बात की जा रही है। अब आप देखिएगा वामपंथियों का चरित्र, ये कांग्रेसी पार्टी ये जो सोशल मीडिया में बवाल मचाते रहते हैं, अब अचानक से इनको स्वदेशी याद आने लग जाएगा। वो अचानक ये कहेंगे कि देखिए बीजेपी सरकार तो आरएसएस की सरकार है और आरएसएस में स्वदेशी जागरण मंच एक हुआ करता था जो स्वदेशी कंपनियों को बढ़ावा देता था। अब ये लोग कहेंगे कि दुनिया से कोई भी विदेशी कंपनी ना आए। क्यों? क्योंकि चाइनीज को आप रोक रहे हो। बिल्कुल। अब चाइनीज को आप जैसे आप रोकना चालू करोगे, चाइना से जो कंपनियां हटेंगी तो आप तुरंत कहोगे कि भाई कि हिंदुस्तान में विदेशी कंपनी नहीं आनी चाहिए। वो प्रोपेगेंडा तो पहले से चला ही रहे ना। ये इतने बड़े धूर्त हैं। और होता क्या है, ये जो वामपंथी मीडिया है, ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, वो लिखने लग जाएंगे कि भाई ये जो है विदेशी अमेरिकन कंपनी आ जाएंगी। वैसे अमेरिका में जाकर के नतमस्तक हो जाएंगे, अपनी आबरू बेचने के लिए $500 में ये हिंदुस्तान के खिलाफ आर्टिकल लिखेंगे। लेकिन अमेरिकी कंपनी आएगी तो उसके खिलाफ ये जो है बवाल मचाना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनके पेट में दर्द चाइना को लेकर होगा। तो इसलिए सोशल मीडिया में कोई शख्स इस तरह का प्रोपेगेंडा करते नजर आए,
कि भाई विदेशी कंपनी को नहीं आना चाहिए, विदेशी जो अमेरिकन कंपनी है या जापानीज कंपनी उसको नहीं आना चाहिए। आप समझ लीजिए कि ये शख्स जो इस तरह की बातें, बेहूदी बातें कर रहा है, वो वामपंथी है, वो चाइनीज एजेंट है। बिल्कुल, वो कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इशारे पे कि चूंकि चाइनीज कंपनियों के लिए रास्ता बंद किया जा रहा है, बाकियों के लिए खुला क्यों तो है? इनके पेट में दर्द हो रहा है। बिल्कुल, और ये कोशिश करेंगे कि जब चाइना की कंपनियां नहीं आ पा रही तो बाकी कंपनियां भी क्यों आए। अब इनका एजेंडा इस तरह से चलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को सदस्यता मिली है और उसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, देश में भी और दुनिया में भी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल जो जानकारी आपने विस्तार से इस मसले पर दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।